उत्तर भारत के ज़्यादातर राज्यों में एक बार फिर से मौसम ने करवट लेना शुरू कर दिया है। आप ये कह सकते हैं कि उत्तर भारत में अभी से ही प्री मानसून का असर दिखने लगा है और यही कारण है कि राजधानी दिल्ली में बीते 2 दिन से बारिश होने के चलते जो अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को टच कर रहा था, वो बीते 2 दिन से बारिश होने के कारण अब घटकर तकरीबन 32 से 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। वहीं अगर हम न्यूनतम तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान भी राजधानी दिल्ली का 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। आज की बात करें तो आज भी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से दिल्ली एनसीआर में पूरे दिन बादलों की गतिविधि रहने की संभावना जताई है कि बादल आएंगे और बादल जाएंगे। हालांकि सुबह से ही राजधानी दिल्ली में जो मौसम है वो काफ़ी सुहावना बना हुआ है और बादलों की आवाजाही देखने को मिल रही है। कई जगहों पर दिल्ली में छुटपुट बारिश भी दर्ज की गई है, जिसकी वजह से जो अधिकतम तापमान था उसमें कमी आई है और जो लोग तेज धूप के थपेड़े झेल रहे थे उससे भी लोगों को राहत मिली है। वहीं मौसम विभाग की तरफ से अगले 2 दिन तक जो है वो ऑरेंज अलर्ट दिल्ली के लिए जारी किया गया और न केवल दिल्ली बल्कि नोएडा और गुड़गांव के लिए भी मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में जो हवाओं की गति है वो भी तकरीबन 40 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे रहने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। और जिस तरीके से मौसम दिल्ली में सुहावना बना हुआ है, सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश में भी इसी तरीके का मौसम 8 मई तक बने रहने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। और राजस्थान में जिस तरीके से गर्मी उबाल मार रही थी और लोगों को परेशान कर रही थी, वहां पर भी अब लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है और मौसम विभाग ने बारिश होने की संभावना राजस्थान के 14 जिले में जाहिर की है और तकरीबन ऑरेंज और येलो अलर्ट, दोनों ही अलर्ट राजस्थान के उन 14 जिलों के लिए मौसम विभाग की तरफ से जारी किए गए हैं। वहीं बिहार की बात करें तो बिहार में भी तकरीबन 27 जगहों पर जो है 27 शहरों में 27 जिलों में मौसम विभाग ने बारिश होने की संभावना जताई है। तो यानी कुल मिला के फिलहाल अभी ये जो महीना मई का महीना शुरू हुआ है इसमें लोगों को गर्मी से राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है मौसम विभाग के द्वारा और इसी तरीके का जो मौसम है वो 10 मई तक जारी रहेगा। और इसके पीछे का कारण यही है कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हुआ है जिसका असर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहा है। वहां पर जो है वो ओलावृष्टि हो रही है, वहां पर भी मौसम सुहावना बना हुआ है और वहां से जो ठंडी हवाएं हैं वो मैदानी इलाकों तक पहुंच रही है और यही कारण है कि जो उत्तर भारत के ज़्यादातर इलाके तप रहे थे वहां पर अब जो है अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट बलदेव के साथ उज्जवल कुमार, जेके 24/7 न्यूज़, दिल्ली। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में अब ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए लगातार ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षित भी किया जा रहा है, ताकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के जो भी महानगर हैं वहाँ पर जिस तरह से लगातार ट्रैफिक की जो चुनौतियाँ हैं वो देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कई बार कह चुके हैं कि अगर शहरों को स्मार्ट बनाना है तो ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ करना होगा और शायद यही वजह है कि आप देखिए कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश एडीजी यातायात ने निर्देश दिया है कि जो भी ट्रैफिक हैं बड़े महानगरों में उनको प्लान करके और उस पर विचार करके ट्रैफिक डायवर्जन कर ट्रैफिक दबाव को कम किया जाए। हालांकि लगातार ट्रैफिक को सुदृढ़ करने के लिए कार्रवाई की जाती है, लेकिन अब एक बार फिर से महाअभियान के तर्ज पर ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने की कवायद की जा रही है, जिसमें देखा ये जा रहा है कि जिस तरह से चाहे लखनऊ की बात हो या नोएडा की बात हो या प्रयागराज की बात हो या आगरा की बात हो, तमाम ऐसे कानपुर की बात हो जो महानगर हैं वहाँ पर ट्रैफिक को सुदृढ़ करने की कार्रवाई देखी जा रही है। लगातार ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित कर ट्रैफिक लाइन से उनको तैनात किया जा रहा है ताकि ट्रैफिक के बारे में उन्हें पूरी जानकारी हो और बढ़ते ट्रैफिक दबाव को कैसे कम किया जाए इसको लेकर ग्राउंड पे लगातार काम किया जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि आने वाले वक्त में ट्रैफिक से जूझ रहे तमाम महानगरों में को कहीं ना कहीं आने वाले समय में निजात ट्रैफिक से जरूर मिलेगी। कैमरामैन सुमित के साथ उमेश मिश्रा, जेके 24/7 लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के द्वारा कल कैबिनेट बैठक होगी। कैबिनेट बैठक में तकरीबन 11 से भी अधिक प्रस्ताव ऐसे हैं जिन्हें मंजूरी मिल सकती है। आपको बता दें कि
हर मंगलवार को होने वाली इस कैबिनेट बैठक में आउटसोर्सिंग पदों पर की जा रही भर्ती को लेकर के, बुंदेलखंड में विकास कार्य योजना को लेकर के, इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में समस्त विकास कार्यों को लेकर के चर्चा हो सकती है और कई अहम प्रस्ताव भी पास हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में जब से पिछली बार के बाद अब सदन के बाद अब मंगलवार को कैबिनेट बैठक होने जा रही है। कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ कैबिनेट के तमाम वो मंत्री होंगे, राज्य मंत्री होंगे, जिनके साथ इस कैबिनेट में चर्चा की जाएगी कि किस तरीके से विकास कार्यों पर काम किया जा रहा है। साथ ही साथ इन बातों पर भी चर्चा होगी चूँकि आने वाला समय जो है वो 2027 विधानसभा चुनाव का है और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले किस तरीके से रणनीति बनाई जाए, किस तरीके से विकास कार्यों को गति देने का काम किया जाए। और प्रदेश में चल रहा है इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा आउटसोर्सिंग का। आउटसोर्सिंग के इस मुद्दे को भुना करके प्रदेश सरकार 2027 में कहीं ना कहीं फिर से वापसी भी कर सकती है। और ऐसे में आउटसोर्सिंग कर्मचारी जो नगर निकाय में हैं, इसके अलावा अन्य विभागों में जो आउटसोर्सिंग के पद हैं, उन पदों को किस तरीके से परमानेंट किया जाए और यदि आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं तो किस तरीके से उनके वेतन को ई वेतन में बदला जाए, इन तमाम मुद्दों पर कैबिनेट में चर्चा हो सकती है। साथ ही साथ बुंदेलखंड के विकास कार्यों को लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले भी सख्त निर्देश दे चुके हैं और किस तरीके से विकास कार्य चल रहे हैं इसको लेकर के भी चर्चा हो सकती है। 2027 से ठीक पहले उत्तर प्रदेश को किस प्रकार से विकास एवं इंफ्रास्ट्रक्चर में किस तरीके से आगे बढ़ाना है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के कल अहम 11 प्रस्तावों के साथ मुहर लग सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट किशन के साथ गौरव पांडे, JK 24/7 न्यूज़, लखनऊ। महाराष्ट्र में एक जिला एक रजिस्ट्रेशन योजना शुरू। अब संपत्ति का रजिस्ट्रेशन होगा आसान। महाराष्ट्र सरकार की वन स्टेट वन रजिस्ट्रेशन योजना की शुरुआत। नमस्कार, आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज। मैं हूं इरशाद अहमद और आप देख रहे हैं इस वक्त सिटी रिपोर्टर। महाराष्ट्र में संपत्ति पंजीकरण को लेकर एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने एक जिला एक पंजीकरण योजना लागू कर दी है, जिससे अब संपत्ति का रजिस्ट्रेशन पहले से कहीं ज्यादा आसान और पारदर्शी हो जाएगा। महाराष्ट्र सरकार की नई पहल एक जिला एक पंजीकरण योजना अब लागू हो गई है। इसके तहत नागरिक अब अपने जिले के किसी भी उप पंजीयन कार्यालय में अपनी संपत्ति का रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। अब तक लोगों को उस खास क्षेत्र के उप पंजीयन कार्यालय में जाना पड़ता था जहां संपत्ति स्थित होती थी, लेकिन इस नई व्यवस्था से समय की बचत होगी, कागजी झंझटें कम होंगी और आम नागरिकों को राहत मिलेंगी। इस योजना पर चंद्रशेखर बावनकुळे राजस्व मंत्री ने कहा कि हमने एक जिला एक पंजीकरण योजना को पूरे राज्य में लागू कर दिया है और जल्दी ही हम वन स्टेट और वन रजिस्ट्रेशन की योजना भी लाने वाले हैं, जिससे कोई भी नागरिक राज्य के किसी भी जिले से किसी भी जिले की संपत्ति का पंजीकरण करा सकेगा। चंद्रशेखर बावनकुळे ने यह भी साफ कर दिया है कि इस नई व्यवस्था में पारदर्शिता लाना सरकार की प्राथमिकता है। जमावबंदी कार्यालय में रिश्वतखोरों की शिकायतों पर सख्त कार्रवाई शुरू हो चुकी है। चंद्रशेखर बावनकुळे ने यह भी कहा कि भ्रष्ट अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। जिससे नेताओं को अपनी संपत्ति घोषित करनी होती है, वैसे ही प्रशासनिक अधिकारियों को भी करनी होगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी कार्रवाई शुरू है। अब ऐसा लगता है कि राजस्व विभाग में जल्द ही सीनियर अधिकारियों की जांच और जरूरत पड़ने पर बस बर्खास्तगी जैसे कदम उठाए जाएंगे। अब देखना है कि महाराष्ट्र सरकार की ये पहल सिर्फ प्रशासनिक प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा और सिस्टम में पारदर्शिता और जमावबंदी भी कैसे बढ़ेंगी। तो महाराष्ट्र से संपत्ति रजिस्ट्रेशन सरल होता है। देखना होगा कि आने वाले समय में वन स्टेट वन रजिस्ट्रेशन योजना कितना बड़ा बदलाव लाती है। कैमरा पर्सन बाकिर अंसारी के साथ मैं इरशाद अहमद, JK 24/7 न्यूज, मुंबई। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टरों में हूं धनराजगढ़ राजधानी देहरादून से और बात करेंगे उत्तराखंड के अंदर अवैध प्लॉटिंग की, क्योंकि लगातार उत्तराखंड के अंदर अवैध प्लॉटिंग होती हुई नज़र आ रही है, जिसको लेकर अब जिलाधिकारी कहीं ना कहीं सख्त होते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि आज जिलाधिकारी के द्वारा एक जनता दरबार लगाया गया और जिसमें 131
35 से भी अधिक जो शिकायतें हैं वो आई हैं, और जिसमें खासकर अवैध प्लॉटिंग की शिकायतें थी। इसके साथ ही कुछ लोगों के ऐसे बिजली के बिल थे कि जिनको माफ़ कराना था, इस तरह की शिकायतें थी, जो कि कुछ करते नहीं हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं दिव्यांग हैं और उनका जो बिल है वो अधिक आया हुआ है, उसको माफ़ भी जिलाधिकारी के द्वारा कराया गया है। और इसी तरीके से देखिएगा कि जिलाधिकारी के द्वारा तमाम तरह की इस तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं ताकि गरीबों को सहारा मिल सके, और जो कहीं ना कहीं परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि जिलाधिकारी के द्वारा एक भिक्षा वृत्ति को लेकर भी गाड़ियों का प्रबंध किया गया है कि जो बच्चे सड़क पर भिक्षा वृत्ति मांगते हैं उनको पकड़कर उनको पढ़ाई के लिए भेजना, ये कहीं ना कहीं अभियान मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिलाधिकारी के द्वारा चलाए जा रहे हैं। और ये जो अभियान चलाए जा रहे हैं इसके कहीं ना कहीं लाभ जनता को मिलता हुआ नजर आ रहा है। और इसी तरीके से राजधानी देहरादून की यदि हम बात करें तो कहीं ना कहीं लोगों को जाम का झाम झेलना पड़ता है, क्योंकि जो गाड़ियां हैं वो लोग सड़कों पर लगा देते हैं, पार्किंग की व्यवस्था नहीं हो पाती है। इसी को लेकर एक ऑटोमेटिक जो पार्किंग है वो राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में बनाई जा रही है, जिसका कार्य अब समाप्त होने वाला है। यानी कि जल्दी लोगों को एक अच्छी पार्किंग मिलेगी, जो कि 3 लेयर में पार्किंग होगी, यानी कि 3 मंजिल तक वो पार्किंग होगी, वहाँ पर अपने लोग गाड़ियाँ अपनी पार्क कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रयास कहीं ना कहीं जिलाधिकारी के द्वारा किया जा रहा है। और जिस तरीके से देखा जाए कि जिलाधिकारी के द्वारा लगातार अधिकारियों को भी निर्देश दिए जा रहे हैं कि चाहे कोई भी गरीब हो, यदि किसी की कोई फरियाद आती है तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जाए और तुरंत उस पर कार्रवाई की जाए। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र थपलियाल के साथ धनराज गर्ग, JK 24/7 न्यूज़, देहरादून। नमस्कार, आप सिटी रिपोर्टर देख रहे हैं। मैं आपके साथ ताबिश कमाल हूँ, मेरे साथ मेरे सहयोगी साजिद भी हैं। वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर देश भर के अंदर बीजेपी जन जागरण अभियान चला रही है। ये जन जागरण अभियान मुसलमानों के बीच चलाया जा रहा है। देश भर के अंदर बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया के माध्यम से मुसलमानों को ये समझाने की कोशिश कर रही है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल कहीं से भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं है। बीजेपी लगातार ये कोशिश कर रही है कि मुसलमानों को ये समझाया जा सके कि वक्फ अमेंडमेंट बिल के जो प्रावधानों में बदलाव किया गया है वो मुसलमानों के लिए ही किया गया है। हालांकि पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि बीजेपी मुसलमानों को चुन चुन करके टारगेट कर रही है। विपक्ष का आरोप यह है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ बीजेपी एक रणनीति के तहत इस तरह के बिल लेकर के आ रही है जिससे हिंदू वोटों को एक किया जा सके और आने वाले विधानसभा चुनाव में उसका फ़ायदा लिया जा सके। वहीं दूसरी तरफ आज दिल्ली में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी वक्फ सुधार बिल को लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, प्रदेश महामंत्री विष्णु मित्तल, दिल्ली बीजेपी प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष आतिफ रशीद और प्रभारी अध्यक्ष अनीस अब्बासी और प्रभारी आतिफ रशीद सहित तमाम लोग मौजूद रहे, जिन्होंने एक एक कर अपनी बात रखते हुए कहा कि कहीं से कहीं तक भी मुसलमानों के खिलाफ वक्फ अमेंडमेंट बिल नहीं है। ये सिर्फ विपक्ष का बनाया हुआ एक मनगढ़ंत आरोप है जो बीजेपी पर लगाया जा रहा है। बीजेपी की तरफ से लगातार देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही हैं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के तर्ज पर काम कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि जिस वक्त वक्फ के अलावा और कई बिल आए उस वक्त भी इसी तरह का माहौल बनाने की कोशिश की गई थी। उन्होंने CA/NRC के प्रोटेस्ट को याद दिलाते हुए कहा कि उस दौरान भी मुसलमानों को डराने का काम किया गया था, लेकिन देश में से एक भी मुसलमान की नागरिकता नहीं गई है। और ऐसे ही वक्फ अमेंडमेंट बिल भी मुसलमानों के सामने बिल्कुल स्पष्ट रूप से साफ हो जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। पंजाब और हरियाणा के बीच लगातार चल रहे जल विवाद को लेकर आज पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था और उस सत्र के दौरान आज BBMB के फैसले के खिलाफ पंजाब विधानसभा ने एक संयुक्त रूप से प्रस्ताव पारित कर दिया है। इस प्रस्ताव के तहत पंजाब ने अब साफ कर दिया है कि राज्य अपने पानी के जो हिस्से की एक बूंद किसी दूसरे राज्यों को नहीं देगा और किसी भी तरीके से पंजाब से फालतू पानी दूसरे राज्यों को नहीं जाएगा। इसके साथ ही आज ये प्रस्ताव पारित किया गया कि BBMB के अंदर जिस तरीके से पंजाब के अधिकारियों और बाकी अधिकार को लेकर जिस तरीके से वो अधिकार छीने गए हैं वो भी केंद्र सरकार पंजाब को वापस करे और पंजाब का उसमें प्रतिनिधित्व जो है वो पहले से ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। पंजाब सरकार ने ये भी साफ कर दिया कि पंजाब के पानियों के ऊपर पंजाब का हक है और
रिपेरियन लॉ के मुताबिक जो है काम होना चाहिए। आने वाले दिनों के अंदर किसी भी तरीके से केंद्र की धक्केशाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके साथ ही देश के जितने भी डैम हैं उनके कंट्रोल को लेकर हाल ही के अंदर जो केंद्र नया कानून लेकर आई है उसके खिलाफ भी आज जो है एक प्रस्ताव लाया गया पंजाब के जल संसाधन मंत्री की तरफ से, और उस पर भी चर्चा की गई और उसको भी पास किया गया कि जल बंटवारे को लेकर, डैम को लेकर जो केंद्र सरकार ने अधिकारों को लेकर नया कानून बनाया है उसको भी पंजाब सरकार स्वीकार नहीं करेगा और उसको भी संशोधन करके, क्योंकि जो पानी है, पानी का बंटवारा वो राज्यों का अपना एक अधिकार क्षेत्र है और वो अधिकार जो है राज्यों को मिलना चाहिए। आज चर्चा के दौरान पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी के अलावा कांग्रेस, बीजेपी, अकाली दल ने भी सीधे तौर पर एक ही सुर में कहा कि पंजाब के पानियों का हक किसी और राज्य को नहीं दिया जा सकता और पंजाब के पानियों के अधिकार को लेकर सभी पार्टियां एकजुट हैं। कैमरामैन निशान के साथ मैं नवदीप छाबड़ा, JK24/7 न्यूज़, चंडीगढ़। नमस्कार, स्वागत है आपका JK24 न्यूज चैनल में और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ ऋतिक द्विवेदी। पीलीभीत से सफर करने वाले यात्रियों का अब सफर और भी सुहाना होने जा रहा है। अब पीलीभीत में 7 नई BS6 बसें चलने जा रही हैं। इन सभी बसों का संचालन लंबे मार्गों पर होगा। इसके साथ ही समय सीमा पूरी होने पर परिवहन निगम ने पीलीभीत डिपो की 7 बसों को कंडम घोषित कर दिया है और सभी बसों को मुख्यालय भिजवा दिया है। ये 7 बसें जरूरत के हिसाब से स्थानीय सड़कों पर यात्रियों को लेकर फर्राटा भर रही थी। इनके बदले अब निगम को नई 7 BS6 बसें मिल गई हैं, जिनको लंबी दूरी के मार्गों पर संचालित करने को लेकर रूपरेखा तय की जा रही है। दरअसल परिवहन निगम के स्थानीय डिपो पर मौजूदा समय में 120 बसों का बेड़ा है। इन बसों में BS6 मॉडल की करीब 45 बसें हैं। ऐसे में परिवहन निगम ने समय सीमा पूरी कर चुकी BT मॉडल की 7 बसों को कंडम घोषित कर दिया है। अब तक इन बसों को त्योहार व अन्य समय पर स्थानीय मार्गों पर संचालित किया जाता था। अब कंडम बसें मुख्यालय भिजवा दी गई हैं। शुक्रवार को मुख्यालय से 7 नई BS6 बसों को पीलीभीत भेजा गया है। निगम नई मिली 7 बसों का संचालन लंबे मार्ग पर करने की रणनीति तैयार कर रहा है। नई बसें मिल जाने से लंबी दूरी के यात्रियों को आसानी होगी और सफर और भी सुहाना हो जाएगा। हालांकि स्थानीय डिपो के पास करीब 50 बसें BS4 मॉडल की हैं। डिपो के जिम्मेदार इन बसों का संचालन स्थानीय मार्गों पर कराए जाने की योजना बना रहे हैं। इसकी रूपरेखा तय किए जाने का दावा भी किया जा रहा है ताकि इन मार्गों से भी डिपो को राजस्व मिल सके। मगर स्थानीय मार्गों पर बसों के संचालन की योजना कब बन सकेगी, यह बड़ा सवाल जरूर बना हुआ है। बता दें कि डिपो के अधिकारी 1 माह से रूपरेखा तय करने की बात कह रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट कपिल गुप्ता के साथ मैं ऋतिक द्विवेदी, JK24/7 न्यूज, पीलीभीत। सिटी रिपोर्टर में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। बता दें कि शनिवार शाम आए भीषण आंधी तूफान और बारिश से जनजीवन को काफी क्षति हुई है। एक तरफ तो लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं कई घरों के जो छप्पर हैं उड़ गए, साथ ही बड़े बड़े जो वृक्ष है वो इस प्रकार धराशायी हो गए हैं। कितने की संख्या में इस प्रकार बड़े बड़े पेड़ धराशायी हुए हैं, जिसके चलते कई जगह विद्युत आपूर्ति अभी भी बाधित है। कई बिजली के खंभे टूटे पड़े हैं। हालांकि विभाग के द्वारा रिपेयरिंग काम किया जा रहा है। वहीं जितने घरों के जो छप्पर उड़े थे उन्हें फिर से लोग बनाने में जुटे हुए हैं और एक तरफ किसानों की जो रबी फसल की कटाई चल रही है, बारिश और आंधी तूफान के चलते उन्हें भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और जैसे तैसे किसान अपनी तैयार फसल को काट कर इकट्ठा करने में जुटे हुए हैं। अब आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि मौसम का जो मिजाज है कितने दिन ऐसा रहेगा या आने वाले दिनों में सुधार होगा, ये आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। JK24 के लिए छत्तीसगढ़ गरियाबंद से कैमरामैन आत्मा ठाकुर के साथ परमेश्वर राजपूत।
नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर, मेरे साथ मैं हूं संदीप गोयल। फरीदाबाद के नीलम चौक अजरौंदा पर आज एक ऐसा मामला सामने आया जिसके बाद अब कांग्रेस के नेता जो है इस मामले की जांच की बात कर रहे हैं। दरअसल फरीदाबाद के नीलम चौक पर लगी हुई पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की एक बड़ी मूर्ति पर कुछ असामाजिक तत्व के द्वारा जो है पेंट बिखेरने का काम किया है, पेंटिंग जो है उसको करने का काम किया, जिसके बाद वहाँ पर जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता वहाँ पर पहुँचे और इस मामले में जांच की बात कही गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की ओर से कहा गया है कि इस तरह की जो घिनौनी हरकत किसी असामाजिक तत्व की ओर से की गई है, जिसपे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मूर्ति पर जो है पेंट और अलग अलग तरह के पेंट डालने का काम किया था, जिससे जो जवाहरलाल नेहरू हैं उनको अपमानित करने का काम किया है। ऐसे में कांग्रेस नेता बलजीत कौशिक जो है मौके पर पहुंचे और उन्होंने इस मामले में संज्ञान लेने की बात कही है। उन्होंने कहा कि प्रशासन को इस पर जो है जांच करनी चाहिए, आसपास के लगे हुए सीसीटीवी कैमरे खंगालने चाहिए ताकि उस व्यक्ति की पहचान हो सके और उस पर कार्रवाई हो सके। तो उन्होंने कहा कि इस तरह का जो अपमान जो है पूर्व प्रधानमंत्री उनका किया गया है, उससे कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि कैसे लोग आज इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं और ज़रूर कुछ लोगों की जो है इसमें साजिश हो सकती है कि कैसे एक ही मूर्ति को निशाना बनाया गया और 3 तरह के जो है उस पर पेंट फेंके गए थे। अब इस पूरे मामले का जो है प्रशासन तक ये खबर जा पहुंची, जिसके बाद अब प्रशासन ने वहां पर लगे हुए सीसीटीवी फुटेजों को खंगालने का काम शुरू कर दिया है और जल्द ही जो है आरोपी को गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि कैसे जो है मूर्ति को इस तरह से जो है गंदा किया गया है और कैसे एक जो है पूर्व प्रधानमंत्री की मूर्ति को जो है इस तरह से पेंट करा गया है, इसका जो है जाँच अब की जानी शुरू की गई है। सहयोगी राकेश के साथ संदीप गोयल, जेक 24/7 न्यूज़, फरीदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर, मैं हूं मनीष कुमार। इस वक्त जो है बिहार की राजनीति में काफी हलचल होने लग गया है। कल जो है इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही थी, जिसमें जो है सभी घटक दल जो है शामिल हुए। उस कड़ी में जो है जब पत्रकार ने तेजस्वी प्रसाद यादव से सवाल पूछे कि आज का बैठक का उद्देश्य क्या है, तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि हम लोगों का जो बैठक जो हुआ है बिल्कुल जो है इंडिया गठबंधन जो महागठबंधन है बिल्कुल एकजुट है, उसी पर जो है बात विमर्श किया गया था। आगामी जो है 20 मई को जो है मजदूर यूनियन का जो है आंदोलन होगा, जिसमें जितने भी मेरे घटक दल है सभी उसमें जो है शामिल होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि आज जितने भी घटक दल एक साथ हुए हैं सभी को जो है गांव से लेकर जो है प्रखंड लेवल तक, पंचायत लेवल तक जो है सभी को जो है एक साथ मिलकर जो है काम करना है। जो महागठबंधन जब बना है केवल जो है पटना के लिए नहीं बना है, केवल बिहार के लिए नहीं बल्कि गांव कस्बे के लिए भी महागठबंधन बना है। कहीं पर भी अगर किसी का जो जन समस्या है उसमें जो है सभी महागठबंधन का नेता जो है कार्यकर्ता जो है बढ़ चढ़कर जो हिस्सेदारी लेंगे। ये केवल महागठबंधन ऊपर ही सीमित नहीं है। इस कड़ी में जो है पत्रकारों ने जब विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी से एक सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि एक तरफ जातीय जनगणना का जो है आधारित हुआ है, जिसमें जो है चिराग पासवान कह रहे हैं कि जातीय जनगणना घोषणा हो लेकिन ये जो है उजागर ना हो। इस पर जो है आपका क्या राय है? इसी कड़ी में जो है मुकेश सहनी ने जो है चिराग पासवान पर कटाक्ष करते हुए कह रहे हैं कि चिराग पासवान जो है वो मोदी जी का हनुमान है। उनको हनुमान जी को ये नहीं पता है कि जब उनके घर पे जो है पासवान जी को मूर्ति को जब फेंक दिया गया था और प्रधानमंत्री के द्वारा उनको निचोड़ कर निकाल दिया गया था, उस समय जो है मोदी जी के हनुमान कहाँ गए थे? वो तो क्योंकि जो रामविलास पासवान जो थे वो जो है शोषित वंचित समाजवादी विचारधारा के नेता थे, वो गरीबों का आवाज थे। और आज जो है ये गरीबों का आवाज को जो है शोषित वंचितों को आवाज को जो है दबाने का काम कर रहे हैं। जो मेरा जो महागठबंधन जो है इंडिया गठबंधन जो है, चिराग पासवान जी अगर वास्तविक में अगर सही शोषित वंचित गरीब मजदूर का अगर नेता है तो वो जो है महागठबंधन में आवे, जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं हम लोगों को समर्थन करे। मतलब कई तरह की बातें जो है राजनीतिक हलचल में जो है हो रही है, एक दूसरे पर जो है आरोप प्रत्यारोप भी जारी है। आप देख रहे थे सिटी रिपोर्टर, मैं अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ समस्तीपुर बिहार से।